आज हम कला एवं संस्कृति से संबंधित जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सनातनी संस्कृति में जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुझसे हो सका है मैंने इससे संबंधित जानकारियाँ जुटाई है जो कि आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और कैसे कैसे हमारे देश में ये जाति व्यवस्था बनी और उत्पन्न हुई और आज तक चलते चले आ रही है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं हम ऋग्वेद के 10वें सूक्त से। इस ऋग्वेद के 10वें सूक्त में बताया गया है कि एक ही पिता के 4 पुत्र होंगे, जिसमें कि जो सबसे तेज तर्रार होगा और बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा, वो धार्मिक कर्मकांड करेगा, वैद्य हकीम का काम करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। तथा जो राज्य शासन या का काम करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। तथा जो जो खेती बाड़ी से संबंधित सारे काम करेगा वो वैश्य कहलाएगा। तथा जो सबकी सेवा भाव में लगा रहेगा वो क्षुद्र कहलाएगा। अर्थात एक ही पिता के 4 पुत्र जो कि उनके कर्म के आधार पर उनको एक 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 उपाधि दी जाएगी, वो होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर न कि जन्म के आधार पर किसी को यह उपाधि दी गई है, बल्कि ये कर्म के आधार पर उपाधि दिया गया था। उसके बाद हम एक संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे जिसको कि हमने लिखना उचित न समझा, केवल उसका हिंदी में अनुवाद बताना ही उचित समझा। उस संस्कृत के श्लोक के अनुसार एक ही शरीर के 4 भागों में बांटा गया है। जो ये गर्दन है, गर्दन से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। जो हमारी ये दोनों बाजुएं कहलाती है उसे क्षत्रिय कहा गया है। गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर तक का पोर्शन को वैश्य की उपाधि दी गया और कमर से नीचे वाले पोर्शन को क्षुद्र। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि जो क्षुद्र की उपाधि है वो सबसे नीच कुलीन की बात यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि कमर से नीचे केवल क्षुद्र ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमारा जननांग भी मौजूद होता है। केवल यह क्रियाकलापों के लिए नहीं होता है, इससे हमारी वंशावली भी चलती है। तो क्षुद्र का मतलब केवल अविवेकी ही नहीं होता है, बल्कि वह भी बुद्धिजीवी होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद से पूर्व किसी जाति में 7 कुरी तो किसी जाति में हमने 13 कुरी की व्याख्या पाई है। यह बहुत ही रिसर्च के बाद ही हमने पाया है कि यह कुरी मिली है। और इससे संबंधित जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मणों में 13 कुरी थे। जैसा कि हम लोग कभी ब्राह्मण जाति में सुनते हैं कि तुम 3 में हो या 13 में, तो ये 13 कुरी वाली बात जो आती है यह है 13 कुरी। यह 13 कुरी से संबंधित जो भी बातें हैं इसके अकॉर्डिंग यह होता है कि एक ही जाति जो ब्राह्मण है, इसे जाति के फॉर्म में देखा गया तो ब्राह्मण में जो ये 13 सब जाति बनेंगी उसके अनुसार एक जो पढ़ा लिखा होगा, तेज तर्रार होगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। और जो सबसे निचले 13वें पायदान पर होगा, जो कि हमारे समाज में कई सारी जातियों को रखा गया है, ब्राह्मण समाज में भी कई सारी जातियों को रखा गया है, वो सबसे नीच कुल, सबसे छोटी जाति, सबसे निम्न कुल के कहलाते हैं।
जो कि हमारे यहाँ शादी विवाह में भी देखा जाता है कि वो जो 13 कुरी के अनुसार ही देखा जाता है कि कौन श्रेष्ठ कुल का है और कौन, और उसी के अंतर्गत ये लोग आपस में कुरी का मिलान करते हुए ही शादी विवाह करते हैं। उसी तरह क्षत्रिय में भी यही बातें 13 कुरी वाली बात आती है। उसी तरह वैश्य में, क्षुद्र वैश्य में भी यही 13 या 7 कुरी में यही सारी बातें आती हैं कि एक श्रेष्ठ हो जाता है और एक डाउन नीच ये निम्न कुल का हो जाता है। उसी तरह क्षुद्र में भी यही बात आती है। यहाँ पर कोई एक किसी एक को ब्राह्मण की उपाधि नहीं दी है, बल्कि सभी जाति में एक ब्राह्मण हो सकता है और एक निम्न कुल का हो सकता है अपने कर्म के आधार पर, न कि केवल ब्राह्मण ही केवल जन्म के आधार पर कोई कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, बल्कि इस व्यवस्था के अनुसार तो यही दिखाया जा रहा है या लिखा गया है कि हर जाति में ब्राह्मण होंगे। अब हम ब्राह्मण से संबंधित कुछ जानकारियां मेरे पास है जिसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। हमने पाया है कि अन्य धर्म ग्रंथों की रचना में पाया है या अन्य स्रोतों से पाया है कि जो विष्णु के वंशज कहलाते हैं वो देवाहा कहलाते हैं, शिव वंशज होते हैं, सूर्य वंशज होते हैं, इंद्र वंशज होते हैं, या शैव मत वैष्णव मत का भी आपने जिक्र सुना है। हम देखते हैं कि वेदों के अनुसार ब्राह्मण जाति का एक समय में विभाजन हुआ था। उसके अनुसार एक वेदी, द्विवेदी मतलब दुबे जो कि 2 वेदों का ज्ञाता होते थे, एक वेदी मतलब एक वेद का ज्ञाता होते, त्रिवेदी मतलब तिवारी ये 3 वेदों के ज्ञाता होते थे, चतुर्वेदी मतलब चौवे ये 4 वेदों के ज्ञाता होते थे। उसके बाद मिश्रा जो कि सभी कुछ जानते, मिश्रा, पांडे, उपाध्याय, शर्मा, उपाध्याय इत्यादि ये लोग वेद, उपनिषद, पुराण और अन्य कर्मकांड सिद्धांत की रचना करते या उससे संबंधित जानकारियां रखते थे। अब हम एक और हायरार्की देखेंगे जिसके अनुसार ब्राह्मणों की समुच्च जाति का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार हम देखते हैं कि गार्गी जो ऋषि है उनके लोग टाइटल लगाते थे चौबे, पाठक, पांडे, मिश्र, अवस्थी, अग्निहोत्री, उपाध्याय, दुबे, तिवारी। उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम ऋषि के जो वंश कुल के लोग थे, ये जो कुल के लोग थे वो टाइटल लगाते थे शुकुन, तिवारी, अग्निहोत्री, दुबे, पांडे, अवस्थी। भारद्वाज ऋषि मुनि के जो कुल के वंशज थे वो लोग वो टाइटल लगाते अग्निहोत्री, तिवारी, दुबे, शुकुल, दीक्षित, पांडे, उपाध्याय, अवस्थी, मिश्र, पाठक, अदूर, जहानाबादी, धमंजक ऋषि के जो वंशज थे वो तिवारी, दीक्षित, अवस्थी, दुबे। ये सभी ऋषि मुनियों में कश्यप ऋषि के जो वंशज थे वो तिवारी, दीक्षित, शुकुल, अग्निहोत्री, दुबे, मिश्र, अवस्थी। वशिष्ठ मुनि के जो वंशज थे वो चौबे, दुबे, दीक्षित, अवस्थी टाइटल लगाते थे। कौशिक ऋषि के जो वंशज थे वो टाइटल लगाते अवस्थी, तिवारी, दुबे, मिश्र, पाठक, दीक्षित, त्रिगुणयाती, अग्निहोत्री, राउत। और भी इसी तरह से ऋषि मुनि के टाइटल लगते थे।
इसके बाद हम देखते हैं कि राजपूतों की श्रेणी में भी टाइटल लगाया जाता था। उसके अनुसार हमारे पास जो जानकारी है, पृथ्वीराज रासो की कथा के अनुसार परशुराम द्वारा क्षत्रियों का विनाश कर देने पर शासकों के अभाव में अत्याचार बढ़ गए। तब पृथ्वी त्रास का हरण करने हेतु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिसके अग्निकुंड से 4 राजपूत का जन्म हुआ, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। अब इसमें भी कई सारी जो 13 कुरी का बात आता है, उसके अनुसार गुर्जर प्रतिहार, कोल भोज प्रतिहार, महेंद्रपाल, धर्मपाल, देवपाल, पाल वंश की उत्पत्ति। उसके बाद हम देखते हैं कि चालुक्य तथा सोलंकी आर्य अग्निकुल के वंशज माने जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा क्षत्र परंपरा से तात्पर्य उन वंशों से है जो पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए। ठीक इसी प्रकार से जाति का विभाजन वैश्य एवं क्षुद्र में भी पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये कर्म के ये 13 कुरी हर जाति में थे, न कि जात जात में नहीं भेदभाव होता था, बल्कि एक ही जाति में श्रेष्ठ और निम्न की बात होती थी। लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं कि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया तो वैश्य क्षुद्र निम्न हो गया, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हुआ, राजपूत उससे नीचे हुआ, वैश्य उससे नीचे हुआ और क्षुद्र उससे नीचे हुआ। लेकिन यहाँ पर तो कहीं यह स्पष्ट नहीं होता है। अब हम एक और विवरण देखते हैं, जिसके अनुसार जाति का उपयोग वात्स्यायन द्वारा बताए गए 64 तकनीकी कलाओं एवं जाति के टाइटल का पहचान के काम करना। अब वात्स्यायन ऋषि का संदर्भ अब हम देखते हैं तो उन्होंने 64 तकनीकी कलाओं का जिक्र किया है, जिसके अंतर्गत हर जाति एक काम के लिए श्रेष्ठ होता था। जैसे मैं कुछ जातियों का उदाहरण देता हूँ। जैसे ब्राह्मण को पूजा कर्मकांड, जनेऊ या वैद्य हकीम या गुरु जी का काम करना होता था। ये एक टेक्निक होता था, जो कि यह एक कौशल हो, एक तरह का जो आज का कौशल विकास योजना चल रहा है उस तरह का ये कौशल होता था। ब्राह्मण केवल इन्हीं कर्मकांडों तक ही बंदे होते थे। जो भी तेज तर्रार व्यक्ति होते थे वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने या और वैद्य हकीम का काम करते थे। उसके बाद हम देखते हैं क्षत्रिय जो थे वो राज्य शासन से संबंधित थे। गुरु जी के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर, शस्त्र विद्या ग्रहण कर वो राज्य शासन का काम करते थे। ये भी एक तरह का समाज में कौशल था। उसके बाद हम वैश्य में देखते हैं तो वैश्य में कई सारी कैटेगरी आ जाती है। जाट, गुजर, चौधरी, कुम्हार, बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। जो कि अब कुम्हार का जो काम है, सोनार कुम्हार का जो काम होता है घड़े बनाने से संबंधित हो या मिट्टी का बर्तन बनाने से संबंधित होता है। लोहार का काम होता है लोहे से संबंधित। बढ़ई का काम होता है, लकड़ी से संबंधित सारा कार्य होता है। तो ये एक तरह का हमारे समाज में कौशल ही था। फिर सोनार का देखिएगा तो सोना से संबंधित उसी तरह से डायमंड से संबंधित काम करने का प्रावधान था। ये जातियां फिर उसके बाद आप देखेंगे तो चौधरी, कुर्मी खेती बाड़ी से संबंधित, जाट, गुज्जर ये भी खेती बाड़ी से संबंधित कार्य में कौशल प्राप्त होते थे। ये एक तरह के कौशल टेक्निक्स थे जो खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करते थे। शर्मा 2 तरह के काम करते, एक राजा के लिए रथ का बनाने का भी काम करते, जो कि पहले के काल में कार्यकला में कौशल से प्रशिक्षित होते थे। ये इसी को हम लोग शिक्षित कहते हैं या साक्षर कहते हैं, जो कि अपने
अपने उस ज्ञान से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और लिख सके और पढ़ सके, उसके बारे में उसी को साक्षर और शिक्षित कहते हैं। तथा अब हम अन्य जातियां में देखेंगे तो जो नाई थे वो बालों का काटना, आज जो फैशन डिजाइनिंग या कहिए मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ये नाई के जिम्मे काम आता था। चमड़ा उद्योग से संबंधित जो काम होते थे वो जो क्षुद्र में होते थे उनका ये काम होता था। तथा वो बांस से संबंधित भी बहुत सारा काम करते थे। उसके बाद जो भंगी वगैरह या डोम वगैरह कहते हैं जाति, जो हमारे समाज में पहचान दी गई, या तो ये लोग भी हमारे समाज में बांस से संबंधित या पशुपालन का काम करते थे। अब हम एक और चीज देखने की कोशिश करें, जाति के टाइटल का पहचान के रूप में काम। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पिता का टाइटल ले लिया, जैसे तिवारी टाइटल हो या कोई अन्य टाइटल हो, राजपूत में प्रतिहार टाइटल हो, तो वो टाइटल लगा के पूर्व में अपने पिता का वो टाइटल लगा लेता था जो पिता से मिला था। और उस टाइटल के स्वरूप ही उस व्यक्ति की पहचान होती थी कि हाँ ये इस व्यक्ति का लड़का है, या इस परिवार से बिलोंग करता है, इस गांव से बिलोंग करता है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में एक वंशानुक्रम में पिता, दादा और परपोते का एक में नाम जोड़कर बहुत बड़ा नाम दिया जाता था ताकि उस बच्चे की पहचान हो सके। तो ये हमारे यहाँ कोई जाति टाइटल या पहचान जो कि आज के युग में आधार कार्ड, पहचान पत्र जो बनाए जा रहे हैं, वो उस समय जाति टाइटल के काम करते थे। अब हम देखते हैं कि इस टाइटल की विलुप्ति का कारण रहा कि हमारे देश पर विदेशियों का आक्रमण बहुत ही रहा है, जिस कारण से हमारी सनातनी जाति पहचान को क्षति हुई तथा इसमें कई सारी भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई। तथा यहाँ हम देखते हैं कि जाति का वर्चस्व बनाने हेतु जाति का दुरुपयोग किया गया तथा अब यहाँ जाति जन्म के आधार पर भी बनाया रखा जाने लगा। जैसे कि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में जो बच्चा होगा वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। और ये परंपरा एक विषाक्त रूप में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर लागू किया, जो कि आज हमारे समाज में बहुत ही व्यापक रूप से प्रचलित है और जिसे सभी लोग मान्यता देते हैं। और आज जो समाज में भेदभाव का स्वरूप है वो है ब्राह्मण सबसे उच्च हो जाता है और निम्न में क्षुद्र को माना जा रहा है, जबकि ऐसा पुराने व्यवस्था है जितना हमने अभी जिक्र किया है कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है। जबकि आज के दौर में ये भेदभाव हुआ। और इसके पीछे अगर सबसे ज्यादा बड़ा कारण समझते हैं तो हमारे यहाँ जो भी विदेशी आक्रमण हुए वो सारे लोग हमारे यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। इसका उदाहरण मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, इन दोनों ने हमारे जाति व्यवस्था को विषाक्त रूप में प्रमाणित किया। जैसे कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम आक्रांता आए उन लोगों ने हमारे जो 200 से 250 ऋषिकुल या विश्वविद्यालय थे एशिया देश के कारण इन लोगों ने जलाया और तोड़ फोड़ कर दिया। लेकिन हम लोग फिर से उभरे और धीरे धीरे नए नए विश्वविद्यालय बनाए या अलग अलग क्षेत्र में अपना स्कूल खोलना शुरू किया। लेकिन इन लोगों ने हमारे जो प्राचीन और गूढ़ रहस्य या कहे साइंटिफिक रिसर्च थी या बड़े बड़े रिसर्च सेंटर थे उसको इन लोगों ने तोड़ दिया।
लेकिन ये लोग हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नहीं तोड़ पाए थे, और इसे अंग्रेज जब आए, और यहाँ मैं कोट करना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड मैकाले 1835 में एक सर्वे करा रहा था तो उसने पाया कि 1,38,000 गाँव में, प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल बना था, जहां पर एक गुरुजी रहा करते थे, वो वैद्य का भी काम करते थे। और उस सर्वे के अनुसार 1,38,000 गांव में सभी व्यक्ति शिक्षित और साक्षरता दर या शिक्षित का स्तर 100% रहा। यह खुद लॉर्ड मैकाले अपने उस सर्वे में बताता है। और वो यह भी कहता है कि अगर हमें भारतीयों को गुलाम बना के रखना है तो इनका इस प्राचीन और गुड़ गुरुकुल शिक्षा पद्धति को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए उसने नई शिक्षा नीति और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ इसने अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोलना शुरू कर दिया और अपनी पश्चिमी संस्कृति का प्रसार करना शुरू कर दिया। और इसी पश्चिमी संस्कृति के प्रचार प्रसार के अंतर्गत आज हम देखते हैं कि हमारी जाति की पहचान सिमटते जा रही है। और कई सारे जो आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में हमने किताबें पढ़ी हैं, उसमें यह देखा है कि जाति का क्लैश हुआ है, आपस में मतभेद हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़ाया है और हम लोग लड़ते गए। क्योंकि हमारे, एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी था वो 6 माह तक जलते रहा, जिसमें बहुत सारे रास्ते, इसी तरह से बहुत सारे विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी और किताबों को तोड़ा मरोड़ा गया। जो कुछ बचा था वो गुरुकुल के अंतर्गत थी, वो भी सीमित स्तर पर रह गया था, क्योंकि गुरुकुल सीमित स्तर पर रहता था, उसका प्रचार प्रसार हम लोग नहीं कर पाते थे। अब हम देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी जाति व्यवस्था को मिटाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आज के समाज में कि आज जो हमारे यहाँ शादियाँ होती है वो पैसे देखकर या जो मेरे इक्विवेलेंट अमीर रहेगा, जैसे कि बिजनेसमैन कम्युनिटी में शादी करना चाह रहा है, वहाँ पर अब जाति नहीं देखी जाती है। इसी तरह जो जॉब में जाते हैं आईएएस अधिकारी बनके या कोई अन्य दरोगा वगैरह बनते हैं, वो लोग भी अब आज के दौर में ये जाति नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि ये हमारे इक्विवेलेंट है कि नहीं, और ये लोग शादी करते हैं। और हमारा संविधान भी यही करता है कि हमें किसी के जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। इस कारण से भी हम आज का जो सामाजिक प्रचलन है या हमारी जो जाति व्यवस्था पुरानी थी, उसे हम धीरे धीरे करके तोड़ते जा रहे हैं। हमारी समाज में विखंडता आ रही है, लेकिन हम हमारी जाति के मूल स्वरूप को पहचानने में बहुत ही कमी कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये हमारी जाति आखिर चीज़ क्या है। और ये भी एक बात हमें जानकारी प्राप्त है कि जो हमारी जाति व्यवस्था है ये विश्व में यूनिक है, क्योंकि किसी भी धर्म में या अनुयायी में ये जाति व्यवस्था इतने बृहत स्तर पर नहीं है जिस तरह से हमारी सनातनी संस्कृति में है। लेकिन इसे आज के दौर में धीरे धीरे करके यह टूटता जा रहा है, और लोग कोई भी किसी से शादी कर ले रहा है, कोई जाति या नहीं देख रहा है। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि आप जाति ना देखो, नहीं दहेज का लेन देन करो या पैसे देखो, लेकिन पैसे का देख रेख हो रहा है, लेकिन जाति का नहीं होता है। और संविधान के अकॉर्डिंग तो होना भी नहीं चाहिए।
धन्यवाद।